आज के क्लास में हम लोग एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीसी और एवरेज आउटपुट करंट। इसके बाद हम लोग डीसी एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज पढ़ेंगे, उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और लास्ट में पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। लगभग आज 6 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई डीसी और एवरेज आउटपुट करंट क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है। पल्सेटिंग डीसी बोलने का मतलब क्या होता है कि वो प्योर डीसी के फॉर्म में नहीं होता है, तो उसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स मिला हुआ रहता है। उसका जो नेचर होता है वो एसी की तरह होता है, बट वो एसी सिग्नल नहीं होता, वो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है। और अभी हम बोल रहे हैं कि वो जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल होता है, आउटपुट करंट सिग्नल होता है, उसमें एसी कंपोनेंट्स और डीसी कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो उसमें से डीसी कंपोनेंट्स कितना है, डीसी का वैल्यू कितना है, तो वो सारा वैल्यू हम लोग इस प्रोसेस से निकालेंगे जिसका नाम है डीसी और एवरेज आउटपुट करंट। मतलब जो आउटपुट करंट सिग्नल है उसमें डीसी कंपोनेंट्स कितना है, वो सारा चीज़ इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा कि डीसी वैल्यू निकालने के लिए, जो आउटपुट करंट सिग्नल है उसका डीसी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके वेवफॉर्म को कंसीडर करते हैं। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ करेंट सिग्नल, या ऑफ करेंट सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को आउटपुट वेवफॉर्म हम बता चुके हैं करेंट का, जब हम लोग वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े थे उसी के लास्ट क्लास में हम लोग ऐसा वेवफॉर्म पढ़े थे। यहाँ 0 से पाई तक करंट पास होता है, फिर पाई से 2 पाई तक करंट का वैल्यू 0 होता है, फिर 2 पाई से 3 पाई तक करंट पास होता है। इसको ओमेगा टी ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आई नॉट यानी कि आउटपुट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग पढ़े हैं कि ये जो इसका करंट का मैक्सिमम पिक वैल्यू होता है इसको हम लोग आई एम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आई एम बोलते हैं। और एक साइकिल का टाइम कितना होता है, यहाँ पे ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल है, करंट सिग्नल आउटपुट सिग्नल के रूप में अभी लिए हैं, तो इसका एक साइकिल का टाइम कितना होगा। एक साइकिल जानते हो, अगर प्योर एसी सिग्नल होता है तो उसका एक साइकिल पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ को मिला के इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो 0 से 2 पाई तक इसका एक साइकिल होता है। ठीक है, तो एक साइकिल का टाइम यहाँ पे टी होता है। इसको हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। इस टी को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। थोड़ा सा समझोगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक साइकिल का टाइम कितना होगा या एक पीरियड का टाइम कितना होगा, तो आपको थोड़ा कंसिडर करने में दिक्कत होगा। देखो पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं, टाइम कैसे डिसाइड करते हैं। ये जो सिग्नल है इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा ही 2 पाई के बाद ये अपने वेवफॉर्म को रिपीट कर रहा है। जैसा वेवफॉर्म यहाँ पे है वैसा ही वेवफॉर्म यहाँ पे बन रहा है। तो जिस पॉइंट से रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है, तो 0 से लेके एक रेफरेंस पॉइंट से लेके वहाँ तक के वैल्यू को हम लोग एक पीरियड बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो सिग्नल है, यहाँ पे अगर तुमको टाइम डिसाइड करना होगा, एक पीरियड डिसाइड करना होगा, तो कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। देखोगे कि कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट किया। तो देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, 0 से ऐसे गया। ठीक है, क्या इस पॉइंट के बाद ये अपने वेवफॉर्म को रिपीट किया, नहीं किया ना, इसका तो ये 0 वैल्यू आ गया यहाँ तक। लेकिन इस टाइम के बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 0 से लेके ये वाला टाइम जो है ना, जहाँ के बाद से रिपीट करना स्टार्ट किया, तो वहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस कैपिटल टी का वैल्यू 0 से 2 पाई होता है। तो आपको इसका पीरियड पता होना चाहिए। पीरियड इसका कितना हो जाएगा, पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। आगे डेरिवेशन में काम आने वाला है, इसलिए हम इसको बता दिए। उसके बाद ये जो वेवफॉर्म है इसका मैथमेटिकल वैल्यू कितना होगा। ये जो डेरिवेशन है इसका ये जो वेवफॉर्म है इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा। तो ये जो सिग्नल आ रहा है, इसका जो वेवफॉर्म है ये साइन के फॉर्म में है। साइन में क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड हर एक टाइम पे चेंज होते रहता है। तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा, तो इसको लिखेंगे द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ठीक है, दैट इज आई नॉट
इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आई एम है तो इसको आई एम लिखेंगे, और चूंकि ये साइन के फॉर्म में है तो साइन लिखेंगे, और इसका एंगल का वैल्यू ओमेगा टी है तो इसको ओमेगा टी लिख लेंगे, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो वैल्यू है ये 0 से पाई तक इतना वैल्यू है, टोटल एक साइकिल में इस आउटपुट सिग्नल का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ करेंट, द वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, ठीक है। एक साइकिल में इस पूरे करंट का आउटपुट वैल्यू कितना होगा, आउटपुट करंट का वैल्यू कितना होगा, तो देखो इस दो तरह का वैल्यू है, 0 से पाई तक ये कुछ वैल्यू दे रहा है, और पाई से 2 पाई तक का इसका वैल्यू क्या है 0 है। तो इसका आई नॉट का जो वैल्यू होगा, यानी कि आउटपुट करंट का वैल्यू होगा, ये होगा आई एम साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू कितना देर के लिए आ रहा है, तो 0 से पाई तक, यानी कि ओमेगा टी का वैल्यू 0 से पाई तक है तो आई एम साइन ओमेगा टी आ रहा है, यानी कि लेस देन पाई हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब ओमेगा टी का वैल्यू जो है, ओमेगा टी का जो टाइम है 0 से बड़ा होगा, और पाई से छोटे टाइम के लिए ये आई एम साइन ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। और दूसरा वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक का आउटपुट करंट का वैल्यू 0 है, ये कितना टाइम के लिए, तो ओमेगा टी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 पाई के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू पाई के लिए। तो इस तरीके से इस आउटपुट करंट का वैल्यू लिख लिए। आ रहा है समझ में? तो ऐसे आपको आउटपुट करना होगा, ये ऐसे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा वेव फॉर्म को, ठीक है। मैक्सिमम बुक्स में डायरेक्ट डेरिवेशन दे देता है, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग वैसे ही पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि डीसी वैल्यू क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो डीसी वैल्यू हम लोग डीसी कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ये जो आउटपुट सिग्नल है, करंट का जो सिग्नल है, ये प्योर डीसी के फॉर्म में नहीं है, इसमें एसी कंपोनेंट्स भी है, डीसी कंपोनेंट्स में है, खिचड़ी है, समझ रहे हो ना खिचड़ी क्या होता है। तो इसमें से आपको डीसी को खींचना है, खींचना मतलब उसमें से डीसी वैल्यू को पता करना है कि डीसी कितना पार्ट है, डीसी का कितना पोर्शन है। तो चलिए यहाँ तक कर लिए, उसके बाद अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखो डीसी वैल्यू क्या होगा, द डीसी वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। डीसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है आई डी सी इक्वल टू होगा, आई डी सी को हम लोग आई एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई डी सी इक्वल टू लिखोगे 1/t, मतलब 1 बाई टाइम पीरियड, टी क्या है इसका टाइम पीरियड है, इसका वैल्यू कितना है 2 पाई है, तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, मतलब आप एक साइकिल का जो सिग्नल है, एक साइकिल में जो आउटपुट करंट का वैल्यू है उसको इंटीग्रेट कर देना। तो आउटपुट करंट इसका आई नॉट है, और इसको हम लोग डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब 0 से लेके 2 पाई या 0 से लेके t तक के टाइम के लिए जो आउटपुट करंट है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। 0 से t के लिए जो आउटपुट करंट है इसको इंटीग्रेट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो इसका डीसी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में देखोगे ओमेगा टी के जगह पे थीटा ले लिया गया, अगर ये ओमेगा टी के जगह पे थीटा होगा तो यहाँ पे डी थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे वैल्यू लोगे ना उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अब चलो बच्चा लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/t, टी का वैल्यू कितना है बोलो, यहाँ पे बताए हैं ना 2 पाई है, क्लियर है। इंटीग्रेशन अब फिर से 0 से टी का वैल्यू फिर से 2 पाई, तो 2 पाई पुट करोगे। आई नॉट का वैल्यू कितना है, तो देखो आई नॉट का वैल्यू है, फिलहाल अभी आई नॉट को आई नॉट ही रहने देते हैं, आई नॉट डी ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। क्यों आई नॉट को आई नॉट ही रहने दिए, तो एक्चुअली क्या है ना कि 0 से लेकर 2 पाई तक आई नॉट का 2 वैल्यू है, इसीलिए 0 से 2 पाई पहले लिख लिए, आई नॉट लिख लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे 1/2 पाई, और देखोगे अब 0 से 2 पाई के लिए आई नॉट का 2 वैल्यू है। देखो 0 से 2 पाई के लिए आई नॉट का 2 तरह का वैल्यू है, एक 0 से पाई के लिए आई एम साइन ओमेगा टी वैल्यू है, 0 से पाई के लिए आई एम साइन ओमेगा टी वैल्यू है, और पाई से लेकर 2 पाई तक के लिए 0 है। यानी कि टोटल एक टाइम पीरियड में 2 तरह का ये सिग्नल दे रहा है, एक आई एम साइन ओमेगा टी वैल्यू दे रहा है और एक 0 वैल्यू दे रहा है। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे, एक डंडा लेंगे या इसको मारेंगे धड़ाक, तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। तो एक 0 से पाई तक का टाइम लेंगे। देखो 0 से पाई तक का टाइम लेंगे, वेव फॉर्म से समझ सकते हो, मैथमेटिकल वैल्यू से समझ सकते हो, चाहे जैसे समझना है समझ लो। कुछ आप लोग में से महान होंगे जिसको किसी भी तरीके से नहीं समझ में आता होगा, तो वैसे लोगों से एक अनुरोध है, तब भगवान का नाम लो, आराम से बढ़िया बिस्तरा एगो बोरा लो, उसमें सब कॉपी किताब को डाल दो, आराम से सो जाओ, छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो चाहे जैसे भी समझना है समझो। तो 0 से पाई तक के लिए क्या वैल्यू है? 0 से पाई तक के लिए वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी, मतलब आई एम साइन ओमेगा टी मतलब मैं साइन ओमेगा टी हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, प्लस अब दूसरा इंटीग्रेशन करेंगे पाई से 2 पाई के लिए, इसका दूसरा वैल्यू। एक ही टाइम पीरियड में दो तरह का वैल्यू है। 0 से पाई तक के लिए ये वैल्यू है, फिर पाई से लेके 2 पाई तक इसका वैल्यू है 0। देख लोगे यहाँ पे है 0, और 0 को इंटीग्रेट कर देंगे डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, और इधर से ब्रैकेट बंद कर देना ताकि हवा पानी अंदर ना आए। चलिए अब इंटीग्रेशन कीजिए। ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 1/2 पाई। अब बस इंटीग्रेशन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से पाई आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो तो आई एम यहाँ पे कांस्टेंट है, अब तो इंटीग्रेशन तुम लोग को आता ही होगा, तो आई एम को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा आई एम बाई 2 पाई। इंटीग्रेशन 0 से पाई तक तो रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, तो बच जाएगा साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर है? अब देखो साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है, तो आई एम 2 पाई लिखेंगे, और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, और इसका लिमिट तो रखेंगे 0 से पाई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ओमेगा टी के जगह पे पुट कर दो, तो ये होगा आई एम बाई 2 पाई। क्लियर? अब देखो ये माइनस तो रहेगा, और कॉस क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी के जगह पे पहले अपर लिमिट पाई पुट करोगे, फिर माइनस माइनस ये फार्मूला वाला है, और यहाँ पे होगा माइनस कॉस, चूँकि ये माइनस कॉस है, और लोअर लिमिट ओमेगा टी की जगह पे 0 पुट कर दोगे, तो ये इंटीग्रेशन को ये वैल्यू जब लिमिट को पुट किए तो ऐसा आ गया। अब और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आई एम बाई 2 पाई, ठीक है। और ये माइनस कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, माइनस कॉस नहीं, माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। सॉल्व करो भाई, आई एम बाई 2 पाई हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ से इसको जो सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई एम बाई 2 पाई, आई एम बाई 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आई एम बाई पाई, ठीक है। और आई एम बाई पाई को हम लोग 1 बाई पाई, यहाँ पे 1 बाई पाई आई एम लिखेंगे, तो 1 बाई पाई का वैल्यू होता है 0.318 आई एम, ठीक है। ये किसका वैल्यू आएगा, आई एवरेज या आई डी सी का वैल्यू आ गया, जो लिखना चाहते हो लिख लो, आई डी सी का वैल्यू आ गया। यानी कि इससे एक रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को अब थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। ये जो वैल्यू है 0.318 आई एम है, मतलब आई एम का कितना गुना है, 3183, मतलब ये इससे गुना हो रहा है ना आई एम में, तो लिखोगे द आई डी सी इज़ द 0.318 टाइम्स द आई एम, टाइम्स ऑफ आई एम लिखना, ठीक है। आई एम का ये 3.18 टाइम्स मतलब गुना होगा, ठीक है। जैसे मान लो आई एम का वैल्यू दिया हुआ है 10, आई एम का वैल्यू दिया हुआ 10, यानी कि इसका पिक वैल्यू 10 दिया हुआ है, और आपसे इसका एवरेज वैल्यू निकाला जाए, पूछा जाए, तो 10 इंटू क्या करोगे, 0.318 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 को, तो वही इसका डीसी वैल्यू आएगा। अगर इसको परसेंटेज में निकालोगे तो इसका परसेंटेज 318
0.318 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 31.8% ऑफ IM हो जाएगा। ठीक है, मतलब DC वैल्यू हो जाएगा 31.8, मतलब टोटल जो IM है, जो टोटल ये पीक वैल्यू है उसका ओनली 31.8% ही DC वैल्यू है। टोटल जो ये पल्सेटिंग DC वैल्यू है, अभी तो कुछ देर पहले बताए थे कि इसमें ये जो वैल्यू है इसमें कुछ DC भी वैल्यू है, कुछ AC भी वैल्यू है। तो DC वैल्यू कितना है, तो टोटल वैल्यू का, टोटल एम्पलीट्यूड का मात्र 31.8% इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये IDC का वैल्यू निकाले। अभी कुछ देर पहले पिछले क्लास में जब हम IM का डेरिवेशन कराए थे मैक्सिमम वैल्यू का, तो यहाँ पे प्रूव कराए थे VM डिवाइडेड बाई कितना आया था, RL आया था ना। अगर यहाँ से IDC का वैल्यू निकालना चाहोगे, सो IDC इक्वल टू IDC का वैल्यू कितना है भाई, तो ये वाला वैल्यू है, या ये भी वैल्यू लिख सकते हैं IM बाई पाई। ये भी वैल्यू याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है IDC का। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ यही वैल्यू पूछ लिया जाता है। ठीक है, IDC का वैल्यू होता है IM बाई पाई, या फिर 0.318 IM होता है। तो IM का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे हम आप लोगों को पिक करेंट वैल्यू निकालना सिखाए थे, तो पिक करेंट वैल्यू का कितना था, तो पिक करेंट वैल्यू हम बताए हैं VM बाई RL, और इनटू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू IDC का ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको VM का वैल्यू पता है, वोल्टेज का वैल्यू पता है, लोड का वैल्यू पता है, तो DC करेंट का भी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे करेंट का अगर मैक्सिमम वैल्यू पता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता है, तो DC वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों फार्मूला का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता होगा तो निकाल सकते हो, यहाँ पे करेंट का मैक्सिमम वैल्यू पता होगा तो निकाल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा एक देखते हैं। जैसे पूछता है डिटरमाइन द DC वैल्यू of a given below output signal of half wave rectifier। ठीक है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का ये आउटपुट सिग्नल वैल्यू दिया हुआ है। तनिक देखोगे भाई लोग, मेरे नहीं, जिसके हो उसके भाई लोग या बहन लोग, मेरे नहीं। देखो ये ऐसे आउटपुट वेव फॉर्म दे दिया जाता है, और इसका पीक वैल्यू मान लो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो क्या एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, फार्मूला याद होगा तो निकाल लोगे, नहीं तो गाना बैठ के। IDC का वैल्यू कितना होगा, तो IDC का वैल्यू होगा 0.318 इंटू IM लिखेंगे। IM का वैल्यू इसमें पता है 10 है ना, तो 0.318 इंटू IM का वैल्यू 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3.18 मिली एम्पियर इसका IDC वैल्यू आ जाएगा। मतलब पीक वैल्यू में 0.38 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वही इसका DC वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग जो वैल्यू निकाले ये DC करेंट का वैल्यू निकाले, मतलब जो आउटपुट सिग्नल था, पल्सेटिंग सिग्नल था, उसमें उसके आउटपुट करेंट सिग्नल में जो DC कंपोनेंट था उसका वैल्यू निकाले। अब हम लोग एवरेज वोल्टेज वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट देखोगे DC और एवरेज आउटपुट वोल्टेज। क्वेश्चन को मिटा के यहाँ पे ये हेडिंग दे दी हैं। ठीक है, जब आप DC वैल्यू निकालोगे आउटपुट सिग्नल का, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का जब DC वैल्यू निकालोगे तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम लोग सिमिलरली करके लिख लेंगे। सिमिलरली क्या लिखेंगे भाई, VDC इक्वल टू लिखेंगे, दो वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ IM के जगह पर VM बाई पाई लिखेंगे, एक ये वोल्टेज वैल्यू हो गया DC का, और दूसरा हो जाएगा VDC इक्वल टू लिखेंगे 0.318 VM। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या लिख दिए, कैसे लिख दिए, लगता है डंडी मार के भाग रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, नहीं गलत समझ रहे हैं। देखिए क्यों हम ऐसा लिखे, आप लोग को वेव फॉर्म पढ़ाए हैं, आउटपुट वेव फॉर्म बताए हैं। ये आउटपुट
वेवफॉर्म है मान लो वोल्टेज का, दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज, और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म जस्ट इसके नीचे पढ़ाए थे या बताए थे, बोलो पढ़ाए थे कि नहीं? झूठ बोलोगे तो काला कौवा काट लेगा, ठीक है। हम मान लो पढ़े ही नहीं होगे ठीक से तो हर टॉपिक आपको नया लग रहा होगा। पिछले क्लास में पढ़ाए थे जहाँ पे डायोड का वर्किंग पढ़ाए थे, दोनों का वेवफॉर्म क्या था? सेम था। अगर इसका पीक वैल्यू पूछा जाए आउटपुट वेवफॉर्म का तो पीक वैल्यू Vm होगा। करेंट का, आउटपुट करेंट का वेवफॉर्म का पीक वैल्यू पूछा जाए तो इसको Im लिखते हैं। लेकिन दोनों का वेवफॉर्म क्या है? सेम शेप का है, एक ही तरह का है। अगर इसका वैल्यू निकाले तो जिस प्रोसेस से इसका वैल्यू निकाले उसी प्रोसेस से इसका भी वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लो तुमको डेरिवेशन करने का मन करे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे V0 लिख लेना, ठीक है, और इसको क्या लिख लेना? Vm लिख लेना। बाद बाकी सब जगह जहाँ जहाँ पे Im था वहाँ पे Vm लिख के डेरिवेशन करो। इसको V0 लिख लेना, इसको Vm लिख लेना। आ रहा है बच्चा लो समझ में? तो V0 लिख लेना, Vm लिख लेना, सब वही सही चलेगा। ये सब VDC लिख लेना, इसको V एवरेज लिख लेना, यहाँ पे करंट के जगह पे वोल्टेज लिख लो। हो आ रहा है मजा इंतजार का। समझा? नहीं समझा तुम लोग? सेम वही कहानी करेंगे। जब ये सब चेंज करते जाओ, Im के जगह पे Vm लिख लो। बोलो बोलो बोलो, Vm 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 करते जाओ, Vm कर लो, Vm 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 Vm। काहे बुढ़ारी में हमको तुम लोग कष्ट दे रहे हो? हाँ बोलो, कर लोगे? सब वही आएगा। जब सब चीज़ वही आया तो ये क्या आ जाएगा? Vm आ गया। ये भी क्या आ जाएगा? Vm आ गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यही वैल्यू लिख लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? जब वेवफॉर्म सेम होगा ना तो सेम रिलेशन आएगा। हाँ ये अलग बात है कि इसका Im का एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन Im का एम्पलीट्यूड कम होगा तो ठीक है ना, रिलेशन तो वही आएगा ना, 0.318 Vm आएगा। और वहाँ पे जब एवरेज करंट निकाले थे तो 0.318 Im आ रहा था, तो जितना पीक वैल्यू था उसका 31.8% आया। वोल्टेज में भी वही आएगा। वोल्टेज में जो टोटल पीक वैल्यू है उसका ओनली 31.8% ही DC वैल्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको DC वैल्यू निकालना होगा, एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो निकाल लेंगे। थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट वेव फॉर्म आया, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल आया वो पल्सेटिंग DC आउटपुट वैल्यू था, पल्सेटिंग DC आउटपुट वोल्टेज वैल्यू था। तो पल्सेटिंग DC आउटपुट वोल्टेज में AC कंपोनेंट्स और DC कंपोनेंट दोनों था। जब उसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से हम लोग को DC वैल्यू मिल जाता है। तो चलो, अगर इसको लिखना चाहते हो, ये वाला पार्ट लिखना चाहते हो, अगर डिटेल्स में जाना चाहते हो तो ये हेडिंग के जगह पे वो वाला हेडिंग देके यही वाला डेरिवेशन कर लो, ठीक है। यहाँ पे करंट के जगह पे वोल्टेज लिख लेना। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो सिमिलरली से भी काम चला सकते हो। चलो अब नेक्स्ट हम लोग RMS वैल्यू पढ़ेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट हम लोग RMS वैल्यू निकालना फाइंड आउट करेंगे। जो आउटपुट करंट सिग्नल है उसका RMS वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही फिर आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल होगा, पल्सेटिंग DC वोल्टेज सिग्नल होगा, उसका भी RMS वैल्यू निकालेंगे। RMS वैल्यू क्यों निकाला जाता है ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है, जब भी हम लोग आउटपुट सिग्नल का पावर निकालेंगे, ठीक है, तो जब पावर निकाला जाता है तो दो तरह का पावर इसका निकलेगा। एक DC पावर निकलेगा, एक AC पावर निकलेगा, क्योंकि इसमें DC कंपोनेंट भी है, AC कंपोनेंट्स भी है। आउटपुट सिग्नल में दोनों कंपोनेंट्स है, AC और DC दोनों है। तो जब AC पावर निकालते हैं ना, तो AC पावर के लिए आपको RMS करंट और RMS वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए। और जब DC पावर निकालेंगे तो DC करंट और DC वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो AC पावर निकालने के लिए RMS करंट का और RMS वोल्टेज के वैल्यू से आप कह सकते हो कि हम लोग AC पावर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए RMS कैसे फाइंड आउट करते हैं। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन का मतलब होता है एवरेज। मतलब थोड़ा सा समझो, ये चीज़ याद रखना बड़ा ज़रूरी है। RMS जो है कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले मीन वैल्यू लिखो, रूट लगा लो। सबसे पहले क्या लिखोगे? रूट लिख लो। रूट ऐसे होता है, मीन, मीन मतलब होता है आई एवरेज, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो ऐसे कर सकते हो, ये याद रखने का एक ट्रिक है, रूट मीन स्क्वायर। बहुत स्टूडेंट ये उन लोगों को नहीं पता होता है, ये तरीका से पढ़ोगे। RMS वैल्यू होता है रूट मीन मतलब एवरेज और स्क्वायर कर लिए, ठीक है। अब इसको
कन्वर्ट करो। आई एवरेज का वैल्यू ऑलरेडी निकालना सिखा चुके हैं हम आप लोगों को। आई एवरेज का वैल्यू कितना होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, और एवरेज वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं IDC वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, या I0 का वैल्यू लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। I0 स्क्वायर करेंगे और इसको क्या लिखेंगे d⍵t लिखेंगे। तो इस तरीके से आप वैल्यू को लिख लीजिए। एवरेज वैल्यू कितना रहता है, इतना ही होता है ना, और एवरेज वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो I0 का स्क्वायर कर लिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसके स्क्वायर को स्क्वायर को नहीं, इसके रूट को इधर भेज देते हैं RMS के साथ। तो रूट जब इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा RMS स्क्वायर। थोड़ा लिखने में बार बार आसानी होगा, बार बार रूट लिखने में दिक्कत होता है, तो ये रूट हट के इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या 1/t, t का वैल्यू बता चुके हैं 2π होता है। वापस से इंटीग्रेशन में 0 से t है तो t के जगह पे 2π लिखेंगे, और यहाँ पे I0 का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं। I0 का वैल्यू कितना होता है, अभी फिलहाल उतना ही रहने दो, d⍵t कर ले, ठीक है। थोड़ा सा और डेरिवेशन को आगे ले चलते हैं 1/2π, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 से 2π के बीच में दो वैल्यू होता है। कौन कौन सा वैल्यू होता है, तो 0 से π के लिए इसका वैल्यू होता है Im sin ⍵t d⍵t, एक वैल्यू ये होता है। और चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर लिखते तो होल स्क्वायर लिखेंगे तो Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ⍵t d⍵t लिखेंगे। एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और फिर दूसरा एक वैल्यू होता है π से 2π के बीच में जो कि 0 वैल्यू होता है, इसको भी d⍵t लिख लेंगे, ठीक है। ये वाले टर्म को हटा दो तो बचा क्या 1/2π, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2π को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2π इंटीग्रेशन 0 to π हो जाएगा Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ⍵t d⍵t। बस मैथ्स है और कुछ नहीं है। यहाँ पे Im स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो Im स्क्वायर 2π हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π रखेंगे। ये साइन ⍵t बचा तो साइन ⍵t को लिखेंगे 1 - cos 2⍵t डिवाइडेड बाई 2। इसको पहले फार्मूला में तोड़ लिए। साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ⍵t का फार्मूला होता है 1 - cos 2⍵t डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन करने के लिए कर लिया, और d⍵t तो रहेगा ही। 2 कांस्टेंट है, इधर लेके आ जाओगे, बाहर निकालोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा Im स्क्वायर बाई 2, इधर आके 4π बना देगा इसको, और इंटीग्रेशन में बच जाएगा 1 - cos 2⍵t इंटू d⍵t। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब 1/1 इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ⍵t, तो इसको लिखेंगे Im स्क्वायर बाई 4π। 1 का इंटीग्रेशन d⍵t के रेस्पेक्ट में कितना होगा ⍵t हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 2⍵t का इंटीग्रेशन d⍵t के cos 2⍵t का इंटीग्रेशन ⍵t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2⍵t डिवाइडेड बाई 2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट कितना है भाई, तो π से 0 लिमिट हो गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा Im स्क्वायर बाई 4π, ब्रैकेट में देखो क्या रहेगा, ⍵t के जगह पे अब दो वैल्यू पुट करोगे, एक बार ⍵t के जगह पे π पुट करोगे, दूसरी बार 0 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा π - 0 माइनस, अब साइन 2⍵t के जगह पे 2⍵t के जगह पे π, और एक बार 0 पुट करोगे, तो इसको लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे साइन 2⍵t के जगह पे ⍵t के जगह पे π डिवाइडेड बाई 2 माइनस तो फार्मूला का रहेगा, अब 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन 2⍵t के जगह पे 0, तो यहाँ यानी कि 0 लिख लोगे, 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। एक बात समझोगे, साइन 2π का वैल्यू कितना होता है, साइन 2π का वैल्यू होता है 0, कुछ नहीं। अगर आप लोग को ये सब वैल्यू याद नहीं रहता तो साइनोसाइडल सिग्नल बना लो ऐसे, यहाँ पे 0 होता है, ये π होता है, 2π होता है, 3π होता है, जितना भी π का वैल्यू होता है, देखो π पे भी वैल्यू 0 होता है साइन का, 2π पे भी वैल्यू 0 होता है, तो साइन 2π का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन 2π का वैल्यू 0 होता है।
तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, और साइन ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 यहाँ पे वैल्यू होगा तो साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये पूरा टर्म जो है 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना, यानी कि ये बच गया im² / 4 इंटू पाई माइनस 0 पाई हो जाएगा, पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आते गया है RMS² = Im² / 4। यही वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल बराबर आ रहा है, IRMS का वैल्यू निकालते आ रहे हैं। यहाँ से स्क्वायर को राइट साइड में भेज दो तो IRMS = हो जाएगा √Im² / 4। तो यहाँ से IRMS का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि रूट है IM और 4 का रूट होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो IRMS का वैल्यू इतना आ गया। अगर इसको 1/2 के फॉर्म में लिखोगे तो IRMS का वैल्यू हो जाएगा 0.5 IM। तो ये दोनों वैल्यू याद रखोगे। इसका मतलब होगा कि जो पिक वैल्यू होगा, IM का जो पिक वैल्यू होगा, ये पिक वैल्यू होता है ना, कितनी बार तो बता चुके हैं, उसका कितना 0.5%, सॉरी 0.5 गुना, यानी कि अगर कहोगे तो 50%, मतलब 50% मतलब आधा जो होगा RMS वैल्यू होगा। तो लिख सकते हैं डेट इज IRMS इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ पीक करेंट IM, पीक करेंट IM के बराबर हो जाएगा। या फिर 50%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, 50% ऑफ IM भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी इसका न्यूमेरिकल आएगा बनाने के लिए तो न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। तो ये तो अभी हम लोग RMS वैल्यू ऑफ DC सिग्नल निकाले। अगर हम लोग DC करेंट सिग्नल निकाले, अगर हम लोग वोल्टेज का निकालते वैल्यू तो निकाल सकते थे क्या। ठीक है, तो हम लोग छठा में 6 नंबर में हेडिंग देंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यानी कि VRMS वैल्यू सिमिलरली करके कर लें क्योंकि दोनों का वेव फॉर्म सेम है। तो VRMS = आ जाएगा, कितना आएगा, तो यही वाला वैल्यू लिखोगे, VM/2 लिखोगे, एक वैल्यू ये लिखोगे, दूसरा वैल्यू क्या लिखोगे, VRMS = 0.5 VM लिखोगे। क्लियर, चलो फटाफट यहाँ तक लिख लो, उसके बाद पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर पढ़ा रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट 2 और टॉपिक पढ़ लिया जाए, इसी से रिलेटेड है, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को KF से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्म फैक्टर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर का वैल्यू पूछा जाता है जो कि 1.57 होता है। चलिए क्या होता है, पहले फॉर्म फैक्टर उसको समझते हैं। द फॉर्म फैक्टर डिफाइन एज, देखो फैक्टर है तो फैक्टर हमेशा फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है, डिवीजन के फॉर्म में लिखा जाता है। द फॉर्म फैक्टर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, या तो वोल्टेज के RMS वैल्यू और वोल्टेज के एवरेज वैल्यू को फैक्टर कर दो, यानी कि डिवाइड कर दो एक दूसरे से तो आ जाएगा, या करेंट के फॉर्म में कर दो तो KF का वैल्यू क्या होगा, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को बोला जाता है। तो RMS वैल्यू IRMS लिखेंगे, एवरेज वैल्यू को IDC या I एवरेज लिखेंगे। DC और एवरेज सेम ही होता है, बता चुके हैं। अच्छा, IRMS का वैल्यू कितना होता है, तो अभी तो फाइंड आउट किए हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू होता है IM/2, और I एवरेज या IDC का वैल्यू निकालना सिखाए हैं, इसका वैल्यू आया था IM/π। बोलो अब इसको सॉल्व कर लो यार, IM/2 इंटू π/IM हो जाएगा। बोलो मैथ तो है, ये कट जाएगा तो ये π/2 आ जाएगा, और π/2 का वैल्यू होता है 1.57। तो KF का वैल्यू होगा 1.57, और चूंकि ये करंट का रेशियो है इसलिए कोई यूनिट नहीं होगा। अगर वोल्टेज के फॉर्म में निकालते तो VRMS/VDC निकालते हैं, VRMS/VDC दोनों वोल्टेज का ही टर्म होना चाहिए, तो भी यही वैल्यू आता, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता। VVI है, लिख दिए हैं, आपकी मर्जी, याद रखना है तो रखिए, नहीं याद रखना है मत रखिए, बट हम बता दिए कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स एग्जाम्स में हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर पूछा जाता है। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, 4 ऑप्शन दे देगा, 1.57 रहेगा,
2.7 रहेगा, 2 रहेगा, या फिर 2.7 रहेगा। ठीक है, तो जान ही रहे हो जब आते रहता है तो कैसे हम लोग टिक लगाते हैं, और जब नहीं आते रहता है तो भगवान का नाम लेके कोई एक लगा देते हैं। ABCD में से हम लोग जानते हैं कि 4 ऑप्शन है, एक तो सही होगा ही। क्या, चलो, तो वो भगवान भरोसे हो गया। आप याद रखिए, बहुत आसान है, 1.57। ठीक है, पीक फैक्टर का क्या होता है? पीक फैक्टर के नाम से ही पता चल रहा है, पीक वैल्यू और RMS वैल्यू के रेशियो को बोलते हैं पीक फैक्टर। द पीक फैक्टर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू और RMS वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होता है? मान लो ये कोई करंट सिग्नल है, आउटपुट करंट है, I0 का वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू होता है इसको हम लोग IM बोलते हैं, और इसी IM को पीक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर करंट के फॉर्म में लिखोगे तो IM लिखोगे, और RMS वैल्यू कितना होता है? IM/2 होता है। इसको पलट उलट दो तो ये आ जाएगा IM/IM इंटू 2 आ जाएगा, IM कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि KP का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका भी वैल्यू पूछा जाता है। कभी कभी इन दोनों का रिलेशन भी पूछा जाता है। देखो 4 ऑप्शन दे देगा, रिलेशन कैसे दे देगा? पूछता है कि इन्हें, ऐसे क्वेश्चन रहता है, इन्हें हाफ वेव रेक्टिफायर द रिलेशन बिटवीन पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर, KF इक्वल टू KP, KF ग्रेटर देन KP, C में KF लेस देन KP, क्लियर, और लेस देन इक्वल टू का एक ऑप्शन रहेगा, KF लेस देन इक्वल टू KP। बोलो कौन सा रिलेशन सही है? पूछा गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का क्या रिलेशन होता है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा? ये होगा, दोनों क्या इक्वल है? तो नहीं है। अच्छा, पढ़े रहोगे तब तो पता रहेगा। KF का वैल्यू KP से ज़्यादा है, KF का वैल्यू KP से ज़्यादा है, KF का वैल्यू 1.57 है, KP का वैल्यू देख ही रहे हो, नहीं होगा। क्या KF का वैल्यू KP से कम है? तो बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा। इक्वल टू और इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू है तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा पूछा जाता है, बट ज़रूरत है आपको सीखने का, आपको याद रखने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7 टर्म कवर कर लिए एनालिसिस का। अगले क्लास में हम लोग 7 नहीं 8 हो गया ना, यहाँ पे हेडिंग में 8वां हो जाएगा। अगले क्लास में पूरा एनालिसिस ख़त्म कर देंगे। चलिए, थैंक यू।